हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस एक्सपो। आज जो डेवलपमेंट निकल कर सामने आ रही है, भले ये इंडिया या दूसरे देशों को अभी इफेक्ट नहीं कर रही है, लेकिन रशिया को इससे बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। आप सब ने सुना होगा कि आने वाला दौर साइबर वॉरफेयर का है, तो ये डेवलपमेंट भी साइबर वॉरफेयर से ही निकल कर आ रही है। हुआ क्या है ये समझते हैं। एक हैकर्स का ग्रुप है जिसका नाम अनोनिमस बताया जाता है। तो ये ग्रुप पहले भी डेटा चोरी करने के मामलों में हेडलाइन बन चुका है। अब इस ग्रुप ने अपना नया शिकार रशिया को बनाया है। हाल ही में रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया है और खबरें यूक्रेन के लिए अच्छी नहीं आ रही हैं। जहां इतना बड़ा रशिया अकेले ही यूक्रेन जैसे छोटे और कमज़ोर देश पर हावी हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर बाकी कंट्रीज जैसे कि नाटो और यूएस, यूरोपियन यूनियन जैसे कंट्रीज़ ने भी यूक्रेन का साथ छोड़ दिया है। वॉर में मिलिट्री सपोर्ट एक अलग बात होती है, डिप्लोमेटिक सपोर्ट एक अलग बात होती है। ये वही यूएस है जिसने 90s में यूक्रेन की सिक्योरिटी की गारंटी ली थी। चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो विक्ट्री रशिया की तरफ झुकती जा रही है, यह देखकर एक साइबर अटैक ग्रुप ने यूक्रेन का साथ देने का ऐलान किया है, जिसका नाम अनोनिमस बताया जा रहा है। अभी तक ये लड़ाई सिर्फ कन्वेंशनल वॉर तक ही सीमित थी, लेकिन अब ये साइबर वॉरफेयर में भी बदलती जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रशिया पर कल 203 साइबर अटैक हुए हैं, जिसमें कम्युनिकेशन सेंटर पर और मीडिया हाउस पर अटैक शामिल हैं। रशिया ने इसकी जानकारी खुद दी है। एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, जिसमें खुद एनोनिमस ने कहा है कि ये साइबर अटैक उसके द्वारा किए गए हैं और आगे भी भविष्य में ऐसे साइबर अटैक रशिया पर किए जाएंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि यूक्रेन अकेले रशिया का सामना नहीं कर सकता है। रशिया के बाद यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने अपने इंडियन काउंटर पार्ट यानी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से बात कर रशिया के खिलाफ यूएन में सहयोग मांगा था। हालांकि इंडिया यूएन में यूक्रेन के लिए कुछ ज़्यादा नहीं कर सकता है, क्योंकि इंडिया का 70% डिफेंस इक्विपमेंट अभी भी रशियन ओरिजिन का है, जिसमें Su-30 MKI से लेकर T-90 टैंक्स और नेवी के लिए फ्रिगेट्स, कॉर्वेट्स शामिल हैं। और हाल ही में इंडिया ने रशिया से S-400 भी लिया है। बस यही कारण है कि इंडिया रशिया के खिलाफ नहीं जाएगा। हमें पास्ट को भी नहीं भूलना चाहिए। वो रशिया ही था जिसने 1971 वॉर में इंडिया के खिलाफ लाए हुए प्रस्ताव को यूएन में वीटो के द्वारा हटाया गया था। हालांकि जब रशिया और यूक्रेन दोनों ही सोवियत यूनियन का हिस्सा थे, लेकिन यूएन में आज भी वीटो पावर रशिया के पास है। यूक्रेन ने कई बार यूएन में पाकिस्तान का साथ दिया है। इंडिया भले ही न्यूट्रल हो, लेकिन ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इंडिया इस वक्त रशिया के साथ खड़ा है। यूएन में वोटिंग से पहले अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर ने अपने इंडियन काउंटर पार्ट सुब्रमण्यम जयशंकर, जो कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनसे यूएन में रशिया के खिलाफ वोट देने को कहा था, लेकिन इंडिया ने उस वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। ये दिखाता है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। वैसे इस वॉर के लिए यूक्रेन ही जिम्मेदार है, क्योंकि वो यूक्रेन ही था जिसने वेस्ट और नाटो की बात मानकर अपने न्यूक्लियर वेपन्स को न्यूट्रलाइज कर दिया था। अगर आज यूक्रेन पर भी न्यूक्लियर वेपन्स होते तो आज ये रशिया यूक्रेन पर हमला नहीं करता। इंडिया को इस बात से एक सबक मिला है कि अमेरिका पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए, खासकर तब जब बात वॉर की हो। तभी तो रशिया और इंडिया अभी भी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, और तभी तो इंडिया, रशिया और अमेरिका दोनों के साथ अच्छे रिलेशन चाहता है। ये वही अमेरिका है जिसने पाकिस्तान को F-16 तब दिए जब उसको पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, और जब उसकी ज़रूरत पाकिस्तान से ख़त्म हो गई तो उसने अपने F-16 और बाकी के डिफेंस इक्विपमेंट पाकिस्तान को देने बंद कर दिए। ये बात इंडिया अच्छे से जानता है कि अमेरिका से ज़्यादा रिलायबल पार्टनर रशिया है, क्योंकि अमेरिका उसी से ज़्यादा बात करता है जिसकी उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। तभी तो वो अभी तक यूक्रेन की हेल्प करने के लिए नहीं आया है, ये जानते हुए कि यूक्रेन की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी यूएस ने ही ली थी। सैंक्शंस लगाना एक अलग बात होती है और बाकी मिलिट्री सपोर्ट से एक अलग बात होती है। इसी के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। डिफेंस एक्सपो को सब्सक्राइब करना मत भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें।